नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस वक्त चुगताई का नॉवेलेट ज़िद्दी। आज इसकी 8वीं किस्त। सुनिए, 8वीं किस्त। एक चीज़ पीस डालो और उसे मेट कर रख दो तो क्या वो वाकई मिट जाती है? थोप थाप के दीवारों पर चूना लगा दो, फिर छूट जाता है। पीतल पर चांदी चढ़ा दो, घिस कर फिर वही पीतल का पीतल। एक जख्म हो, उस पर ढेर सारी पत्तियां बांध दो तो क्या वह जख्म नहीं रहता? हाँ, जख्म तो नहीं रहता, सड़कर नासूर बन जाता है। पूरन को जब आशा न मिली तो वो ठोकर खाकर गिर गया। ठोकर भी ठीक खाई, वरना वो शायद उस सड़क पर दौड़ जाता जिस पर आशा घसीटती चली जा रही थी। आग की गड़गड़, जज्बात की थकान और उस पर सर्दी में ठंडी ज़मीन पर गिरना। पूरन कई दिन के लिए बेकार हो गया। वो उसका बुखार, दौरान सर और घर भर की परेशानी का बोझ, जैसे किसी ने कोयलों का धुआं दिमाग में भर दिया। तौबा तौबा, वो किस कदर बेवकूफ़ था। एक मुसीबत बनकर रह गया। उसने दोबारा ज़रा अपने रवैये पर नज़र डाली। उसमें और पागल में क्या फ़र्क था? ओह, बस अब उसने फैसला कर लिया कि वो दुनिया के ज़बरदस्त वादे से कशमकश करना छोड़कर अब उसने फैसला कर लिया कि वो दुनिया के ज़बरदस्त धारे से कशमकश करना छोड़कर हाथ पैर छोड़ देगा। उसे खुद अपने ऊपर भरोसा ना रहा था। दिन रात की लेक्चरबाजी से वो भी तंग आ गया था और उसी तरह हाथ पैर ढीले छोड़कर उसे ऐसा सुकून मिला कि वो उसी में गुम हो गया। जितनी दवाएं कोई खिलाता वो खा जाता। कोई हंसाता हंस देता, कोई बिठा देता बैठ जाता और दूसरों के चिल्लाने पर वो जीने लगा। मालूम हुआ पुरसुकून दरिया में बहता चला जा रहा है। कुछ पढ़ा करो पूरन, एक दिन भैया ने राय दी और वो फरमाबरदार बच्चे की तरह किताब लेकर बैठ गया। न जाने उसने कितनी पढ़ डाली, कितनी दिलचस्प थी वो किताब, कितनी बातें लिखी थी। फूल, लाल लाल फूल, आग, ठंडी ठंडी ज़मीन और उसमें खोया हुआ सफ़ेद चेहरा, वो डूबती हुई आँखें, मरघट और ठंडी चिता। पूरा ये डिक्शनरी पढ़ रहे हो? भाभी हैरत से बोली। भैया कुछ खेला करो ना। आओ कैरम खेलें। ये गोट को किस मज़े से स्ट्राइकर धक्का देता है। वो गड़ाप से गड्ढे में गिर जाती है और फिर स्ट्राइकर फिर बोर्ड पर दंदनाने लगता है। वो गिराया, वो मारा। काली सफ़ेद गोटे नहीं, एक लाल भी तो है, सुर्ख जैसे खून की बूंद। लो वो भी गई। वो सोचता, चल बेढंगे, मेरी गोटें डाल रहा है। भाभी हंसी, मगर वो पूरन का बेवकूफ़ चेहरा देखकर उदास हो गई। वो खुद भी तो एक गोट है जिसे गड्ढे में स्ट्राइकर डाल देता है और फिर निकाल कर तख्ते पर जमा देता है। जब आदमी जल जाता तो क्या मरघट से राख उड़कर फिर आ जाती है और फिर उसी तरह
थकी हुई नज़रों से घूरती है। और फिर लोग उसे दवाई पर दवाई क्यों दिए जा रहे थे? ओहो, बीमार था, ज़रूर होगा, जभी तो। आखिर लोगों को उसकी भलाई तो मंजूर है, जभी तो उसे भर भर डब्बा दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। लोग उसे कितना चाहते हैं। और उसकी बीवी, ओहो, बिल्कुल भूल ही गया था। उसके संग उसने मुकद्दस आग के गिर्द फेरे खाए थे, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके समझ में नहीं आता था अब उसका क्या करे। वो बीवी तो थी ही उसकी, अब क्या इंतज़ाम होना चाहिए? ठीक, वो कल उसके पास जाएगा ज़रूर, और फिर वहाँ जाएगा। फेरे हुए थे ना, मगर उन फेरों के ख्याल से उसे चक्कर आने लगा। आखिर ये फेरे होते क्यों हैं? एक दिन वो भी था कि उसे फेरों का कितना चाव था। वो भोला की ताई से फेरे कराने को कहता था। भोला की ताई काली सफ़ेद गोटों की तरह कभी की गड्ढों में जा पड़ी और उसकी गुदड़ी के संग उसे भी फूंक दिया गया। लेकिन ये रूहें फिर मरघट से आ जाती हैं और वही प्यार भरी आंखें अपने से कितने करीब हवा में मुअल्लक हो जाती हैं। वही खामोश शर्मीली आंखें जो अपनी ज़बान में चटाचट बोला करती थीं। ये रात को कैरम के तख्त के पास क्यों जा बैठता था और उसे घूरा करता। गैबी हाथ स्ट्राइकर घुमाकर गोटों के थैले में डालते और वो सिमटा हुआ देखा करता और उसे घूरा करता। और गोटों के कैसे भोले भाले मुंह थे। भोला की ताई चमकी और आशा जैसी। आशा थी ना, वही जो मेंढकी से डरती थी, रोनी सी जरा सी डरपोक छोकरी। और वो अपनी दराज खोलता जिसमें अभी तक वो लाल लाल फूल पड़े थे, नीले जमे हुए खून के रंग के। लेकिन देखते ही देखते वो शोलों की तरह भड़क उठते और चमकी का चेहरा, वो जो पूरन ने आखिरी बार देखा था, अंगारे के रंग का उनमें डूबने उछलने लगता। वो कुर्सी पर गिर जाता और कुर्सी ज़मीन पर। फिर शांता न जाने क्यों सिसकियाँ भर भर कर रोती और उसे फिर दवाइयाँ खिलाई जाती। मगर सुकून था, मुकम्मल सुकून, जैसे सड़ते हुए तालाब के पानी में सुकून होता है। मौत का जैसा खामोश थका हुआ सुकून। कुछ दिन तो शांता शर्माई रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे दवाएं देने लगी। कभी दो एक बातें भी कर लेती, लेट जाओ, उठो, चलो, खाओ पियो, बस इससे ज़्यादा ना बोलती। और ना पूरन समझ सकता था। वो पागल तो नहीं था, खाता था, पीता था और कपड़े पहनता था। हाँ, दूसरे तीसरे बुखार, कभी खांसी, कभी दर्द सर और कभी परेशानी, ये था उसका मर्ज। वो सड़ी होता तो काट ना खाता किसी के। वही पूरन जो ज़रा सी बात पर बादल की तरह गरज गरज कर तूफान बन जाता था, अब बहुत ही नेक हो गया था। फिर भी लोगों को उससे शिकायत थी। वो किसी का क्या बिगाड़ता था? अहिंसा में किसका जोर चलता है? पूरन बहू से कभी बात नहीं करते। भाभी ने उसे एक दिन ज़रा तंदुरुस्त देखकर पूछा। वही पूरन था और वही भाभी। मैं वो करता तो हूँ भाभी, झूठे। आखिर ये शोक भी कोई माफ़ी दे, झूठे। आखिर ये शोक भी कोई मर्द मनाता होगा। औरतें चिता में जल जाती हैं, मगर मर्दों के लिए अगर वो चारों तरफ से कुचले जाएं
तो भी बेहया खिलौने की तरह डटे रहना लाजमी है। अपने अपने कानून है। भाभी मैं किस बात का शोक मनाऊंगा? मैंने ब्याह रचा लिया, सभी कुछ तो हो गया। बात यह है जरा मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। कुछ नहीं, इससे ज्यादा तुम बीमार पड़े। और अब क्या तुम बीमार हो? यूं ही वहम सा हो गया है तुम्हें तो। पूरन देखो, शांता कैसी उदास रहती है, उसका दिल भी तो है। तुम कभी भूल कर भी उससे बात नहीं करते। कौन? मैं? भाभी करता तो हूं। पूरन बहू से बात तो करता था, मगर जिस बात का जिक्र भाभी कर रही थी वो और ही थी। आखिर बहू को दुख क्या था? हिंदुस्तानी औरत को तो सिर्फ पति चाहिए, और पति मौजूद था। फिर अब वो और क्या लड्डू चाहती थी? बदमाश वो नहीं था, रातों को गायब वो नहीं रहता, मारता वो नहीं, जेवर बेचकर शराब वो नहीं पीता, दूसरी औरतों से ताक झांक नहीं करता। फिर आखिर वो क्या रूहानी दुख देता था कि शांता मजलूम मुजस्सम नजर आती थी? ये औरत जात भी किस कदर ढकोसलाबाज है, और खुसूसन वो औरतें जो खुद को नेक और पाकबाज कहे जाने का आबाई हक रखती हैं। मगर ज़रा मियाँ बीमार या बूढ़ा हुआ और उसके साथ वही सलूक शुरू हो जाता है जो दूध सूख जाने के बाद कसाई गाय के साथ रवा रखता है। और ज़रा से बहाने पर रंडी का पेशा इख्तियार करके दुनिया से हमदर्दी वसूल करने लगती है। खूब दस्तूर था कि कमबख्तें खटमलों की तरह चिता में फूंक दी जाती थीं, वरना आज को न जाने दुनिया में कितनी तवाइफें होती। पूरन सजा दे रहा था, और ये ऐसी महात्मा गांधी किस्म की सजा थी कि किसी का बस ही ना चलता था। शादी तो करवा दी थी, और अब हंसाना रुलाना किसी के बस ही न चलता था। अब हंसाना रुलाना किसी के बस की तो बात न थी। और दरअसल वो बीमार भी था। शादी की रात को उसे ठंडी जमीन पर पड़े पड़े ठंड ने जकड़ लिया, जो उसके कलेजे में बैठ गई थी। जब किसी की तबीयत ही ठीक ना हो तो बात बेबात क्या हंसे, और वो बात ना सुनने के अंदाज से चादर मुंह में ढांक कर लेट गया। तुम जानो, लेकिन जरा उसे देखो। 3 महीने मैके में रह आई। तुम जानो, लेकिन जरा उसे देखो। 3 महीने मैके में रह आई। तुम फिर? भाभी जानती थी पूरन कुछ नहीं सुन रहे। बहू, तुम जरा पूरन का ख्याल रखा करो। देखती हो वो कैसा खोया रहता है। भाभी ने दूसरा पत्ता चला। शांता सर झुकाकर खामोश हो गई। खूब तिलों में तेल होता तो भले ही दिन ना होते। डॉक्टर कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं, जरा जिद्दी इंसान है, सदा ही अपनी बात मनवाई है। कुछ दिन की बात है, तुम उनसे बातचीत तो किया करो। भाभी, वो जवाब कब देते हैं, जैसे सुनते ही नहीं। और जो ज़्यादा बोलती हूँ तो मुंह ढांक कर लेट रहते हैं। आप नहीं जानती हैं, शांता औरत थी, और जो हथियार उसके पास थे वो सारे इस्तेमाल कर चुकी थी। मर्द तो थी नहीं कि चढ़ बैठती उस पर। माता जी का खत आया। पूरन खामोश बैठा एक अखबार की तस्वीरें देख रहा था। शांता ने उसे जगाना चाहा। लिखा है, होली पर आ जाओ।
पूरन एक बकरे की तस्वीर को गौर से देख रहा था, जो चारों पैरों से एक जरा से खूंटे पर खड़ा था। इंसान से ज्यादा तो ये जानवर दमदार होते हैं। वो बोला, न जाने शांता से या तस्वीर से। आपको भी बुलाया है, लिखा है दोनों आ जाओ। शांता का जी चिल्ला चिल्ला कर रोने को चाहता था। क्या मैं अकेली चली जाऊं? वो सब्र से बोली। पूरन ने सर हिलाया। आप मुझे हमेशा ऐसे ही, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप मेरी सूरत से नफरत करते हैं? उसके आंसू बह निकले। शांता, वो उसके आंसू से डर गया और घबराकर अखबार छोड़ दिया। इसमें मेरा क्या दोष है कि माता पिता ने आपके पल्ले बांध दिया? मगर उसकी आवाज घुटने लगी। तो तुम क्या कहती हो? शांता, मेरा जी अच्छा नहीं, पूरन ने शर्मिंदा होकर कहा। शांता, ऐसे बेजिगरे इंसान के आगे क्या आपने आंसू बहाती? उसके जाने के बाद पूरन ने सर झुका लिया और फिर वही बकरे की तस्वीर देखने लगा। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा और वो सर कुर्सी के हत्थे पर टेके न जाने कब तक बैठा रहा। शाम को उसे छींकें आई और जुकाम हो गया। आखिर बात क्या थी? वो बावजूद गौर करने के ना समझ सका। उसने गौर करना भी छोड़ दिया। जरा वो कोई बात सोचता और उसका दिमाग घूम जाता। उसने आखिर को सुकून ही इख्तियार कर लिया। कितना मजा था इस सुकून में। हम चुपके पड़े हुए हैं और लोग हैं कि कोयलों पर लोटे लगा रहे हैं। ओहो, शांता बहू तो कमरे में ही घुसी रहती हैं। जब देखो कमरा, जब देखो कमरा। महेश ने आकर शांता को चौंका दिया और वो जल्दी से आंसू छुपाने लगी। अरे राम 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 आंसू, शांता रो रही हो? भाई हम नहीं बोलते। महेश ने अपना लंबा चौड़ा जिस्म कुर्सी में अड़ाते हुए मुंह बनाया। जब देखो टसर टसर रोया जा रहा है। माना कि भाई, मगर वो खुद ही बड़बड़ाया। जी में आता है उसे पूरन को तो बस झंझोड़ कर फेंक दूं। तुम्हें शांता, जब मैं रोते देखता हूं तो जानती हो क्या हाल होता है? खून खौल जाता है, खून। महेश के जिस्म में था भी घड़ों खून। मेरे भागों में रोना ही लिखा है। वो निढाल होकर झुक गई। खूब अच्छे भाग हुए जिनमें रोना लिखा है। ऐसे भाग उठाकर चूल्हे में झोंको और मनुष्य अपने भाग आप बनाता है। सुना? कोई अपने भाग भी बनाया करता है। खूब महेश भैया, आप भी। खुद ही बनाता है और खुद ही बिगाड़ता है। मगर शांता, हमसे तो तुम्हारी हर वक्त बिसोरती शक्ल नहीं देखी जाती। महेश ने अपनी मीठी मीठी आंखों को आधा बंद कर लिया। तो ना देखिए। शांता ने जरा बंद कर कहा। ना देखूं? भाई वाह, खूब कही। जैसे देखना ना देखना अपने बस की बात है। हाँ, जब एक चीज बुरी मालूम होती हो तो फिर। शांता मुड़ गई। शांता, तुम बनती हो या सच में तुमने मुझे नहीं समझा? महेश का चेहरा बदलने लगा। शांता, तुमसे कैसे कहूं? ओह, तुम। शांता सर झुकाए कुशन पर फूल गिनती रही। जब ऐसे मौक़ों पर औरतें फुलझड़ी की तरह नाच पड़ें तो जानो फेर उल्टा पड़ा। और अगर खामोशी, तो ये खामोशी है। शांता में न इतना बल जो वो फुलझड़ी की तरह चमके, और न महेश इतना कमजोर कि बंजर जमीन में दाना बोने लगता।
तो शांता भटक ही रही थी। न जाने भटकने के क्या मानी है। बाज़ दफ़ा हम भटक कर टेढ़े रास्ते से सीधे रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। दुनिया में सीधे और टेढ़े रास्ते में कुछ यूं ही सा फ़र्क है। बाज़ वक्त क्या आम तौर पर टेढ़े मेढ़े कांटोंदार रास्ते स्वर्ग में ले जाते हैं और सीधी सड़क पर इंसान बेलाठी के अंधे की तरह बहकता फिरता है, और मज़ा ये कि उसे मालूम भी नहीं होता। न जाने लोग सीधे रास्ते की क्यों खोज करते हैं। सीधे रास्ते अमूमन भोले भाले, रोशन और सपाट होते हैं कि गधा भी बिना छेड़े चल पड़े तो पहुंच जाए। मगर ये टेढ़े रास्ते, इनकी गहराइयाँ, छुपे छुपे कांटे, ऊंचे ऊंचे पत्थर, एक दुख, एक टीस, ये कहाँ मिल सकता है। शांता के सामने भी दो रास्ते थे। एक तो वही रास्ता था जिस पर वो चल रही थी, पतिव्रता हिंदुस्तानी बीवी बनकर, जग की लाडली, नेक और पारसा, जहां वह मिट्टी के ढेले की तरह लुढ़क रही थी। उससे भी बदतर, मिट्टी के ढेले से कभी कोई घास फूस का तिनका तो उगाता है, वो भी किसी मसरफ में आ जाता है। मगर वो तो और ही कुछ थी। इस ठंडी चिता में साल से ऊपर उसे झुलसते हो गया। काश पूरन की तरह उसे भी कोई रोग लग जाता, मगर रोग तो उसे लगा हुआ था। पर यह कैसा रोग था जो उसके मन को हर वक्त गुदगुदाता रहता, और बदन उसका, जिस्म ज्यादा लचकदार और आंखें ज्यादा बातूनी होती जा रही थी। क्यों महेश के मजबूत जिस्म को देखकर उसे हल्के हल्के जलजले जैसे हिलकोरे महसूस होने लगे। क्यों जी कहता था कि वो गोश्त तो पोस्त का भारी भरकम इंजन उसकी हस्ती को पीस रहा है, लेकिन ऐसे नहीं पीस रहा है कि रूह पामाल हो जाए, बल्कि जैसे संदल को सख्त पत्थर से घिस दो तो वो महक उठता है। इसी तरह उसकी रूह, दिलो दिमाग पिस पिस कर नए सांचों में ढल रहे थे। महेश कोई लफंगा, बदमाश और आवारा ना था। उसने कभी किसी नीच नौकरानी से प्रेम का नाता नहीं जोड़ा। उसकी बीवी मौजूद थी और 2 बच्चे भी। वो गिरफ्त था। फिर ये कौन सी ताकत शांता को पुकार पुकार कर उसकी तरफ खींचे लिए जा रही थी। जैसे खाने की खुशबू सूंघ कर खुद ब खुद आपके नथने चौड़े हो जाते हैं और आप लंबी लंबी सांसों के जरिए लजीज खानों के आप लंबी लंबी सांसों के जरिए लजीज खानों की खुशबू मैदे में खींच ले जाते हैं। इसी तरह महेश की चाप सुनकर शांता की रूह के दरवाजे चौपट खुल जाते और उसकी एक एक बात, एक एक आवाज़ दिल की गहराइयों में जज्ब कर लेती। जिस तरह राधा जी गिरधारी की बंसरी सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ मक्खन की मटकी लेकर निकल पड़ती थी, बिल्कुल उसी तरह वही पाक और मुकद्दस जज्बा शांता को खींच लाता और पूरन की हस्ती एक बोझल लाश की तरह फरामोशी में डूब जाती। एक बात कितने हौले हौले होती है। चांद कितनी खामोशी से दबे पांव नन्हे से हकीर कांटे की शक्ल में निकलता है और जरा जरा करके कितनी जल्दी बदरे कामिल बन जाता है। कोई उसे बढ़ते नहीं देखता, लेकिन पूरन की आंखें चांद तो चांद, दामन में लगे हुए शोलों को तक ना देख सकती थीं। जो देख भी लेती तो समझती ना थी, और शायद समझती भी हो मगर बनती थी। न जाने कितने पागल हमें उल्लू बनाने के लिए पागल बने, हमारी नादानी पर हंसते होंगे। महेश कोई गुंडा तो ना था जो उसे कुछ डर होता। वो पूरन के सामने ही घंटों शांता से बातें किया करता।
मगर उस जबान में जिसे समझने वाले ही समझ सकते हैं। पूरन ने कभी ख्याल ना किया, और वो करता भी क्यों। सिर्फ एक दफ़ा जब महेश शांता की चूड़ियाँ जो बहुत तंग थीं उतार रहा था तो चूड़ी टूटकर खून निकल आया। कोई जानबूझकर तो नहीं निकाला, मगर महेश ने खून चूसकर साफ कर दिया तो पूरन को ताज्जुब हुआ। जब उसके हाथ पर झुका हुआ था तो उसकी शक्ल बिल्कुल भूखे कुत्ते जैसी थी, और पूरन को यकीन था कि वो सब खून चूस जाएगा। मगर शांता बजाय जर्द और कमज़ोर होने के दुगनी सुर्ख पड़ गई। तब जाकर पूरन को इत्मीनान हुआ। एक दिन और उसे बहुत ताज्जुब हुआ जब उसने देखा कि ड्राइंग रूम में शांता सोफे पर औंधी लेटी थी। तो महेश ने उसे पहले चित किया, फिर फूल की तरह दोनों हाथों में उठा लिया। माना कि महेश के हाथ बहुत चौड़े और लंबे थे, मगर पूरन अपने हाथ देखने लगा। वो कितने धब्बेदार पूरन अपने हाथ देखने लगा। वो कितने धब्बेदार और टेढ़े थे। वो यूं ही आजमाने के लिए सोफे के पास गया। पहले तो उसने तकिए को आहिस्ता से चित किया और फिर जल्दी से फूल की तरह उठा लिया। उसका चेहरा चमक उठा। उसने आहिस्ता से तकिए को वापस रख दिया और प्यार की नज़रों से उसे देखने लगा। उसे बहुत बुरा मालूम हुआ जब उसने अपने बूढ़े नौकर लक्ष्मण को खौफज़दा नज़रों से अपनी तरफ देखते पाया। वो जल्दी से कमरे में चला गया। पूरन की आंखें तो खैर टेम हो चुकी थीं, औरों के तो आंखें थीं, और लक्ष्मण की तो गुद्दी में भी आंखें थीं जो चारों तरफ नाचा करती थीं। छोटे भैया, कितने दिनों से आपसे एक बात कहने की थी, कोई मौका न मिला, पर आज हमने कहा चलो कह दें। वो एक दिन दरवाजे की चौखट पर आ बैठा। कहो। पूरन किताब में लाइनें गिनते हुए बोला। क्या कहें सरकार, आप खुद नहीं देखाते हैं कितने कमजोर हो ही गए हैं। हाँ लक्ष्मण, दवाई तो पीता हूं। दवाई पी तो क्या दवाई? मैं कहा तू छोटे भैया अभी ठीक नहीं। क्या? पूरन फिर लाइनें गिनने लगा। क्या दवाई ठीक नहीं? तो तुम ही कुछ बताओ। अब हमसे पूछो तो कि क्या कुछ घर बार की भी खबर है? लक्ष्मण ने जरा जोर से कहा। घर बार की? हाँ लक्ष्मण, है तो क्यों? खाक तुमका खाक खबर ना है। नहीं होगी, मगर क्या जरूरी क्या खबर ही हो? चलो तुम्हें है, जाओ चाय लाओ मेरे लिए। देखो क्यों नहीं, तुम्ही का खबर ना हुए तो फीका कोई और तुमरे। लक्ष्मण चाय लाओ, देखो पत्तियां कम डालकर, उस दिन की तरह काली स्याह ना हो। छोटे भैया, लक्ष्मण ने जब्त से कहा। आपका मालूम है? लक्ष्मण चाय लाओ। पूरन ने जिद्दी बच्चे की तरह किताब मेज पर पटक दी। उसका जी चाहता था जोर जोर से चीखे। लक्ष्मण को उसके दिल की खबर न थी। अच्छा सरकार ठीक, मगर लक्ष्मण पत्थर में जोंक न लगती देखकर चल दिया। मगर एक हो दो हो तो कोई भुगते। एक दिन, पूरन क्या कर रहे हो? अरूप सिंह देर तक बैठने आए थे। उन्होंने अपना कोट उतार दिया। मैं कुछ नहीं भैया। वो जरा खुश मिजाज बनकर बोला।
पूरन सिंह, तुम्हारी शादी को दो साल होने को आए, लेकिन तुम्हारी हालत में कोई फर्क नहीं। डॉक्टर कहता तुम बीमार नहीं। डॉक्टर तो गधा है भैया। पूरन जरा मुस्कुराया। वो कहता है तुम जानबूझकर, मेरा मतलब है यूं ही वहम करते हो। पूरन जरा होश में आओ। लक्ष्मण कहता था तुम खुद समझदार हो। वो एकदम रुक गए। क्या कहता था लक्ष्मण? पूरन की हालत बेहतर थी कि शर्म करो पूरन, तुम मर्द हो आखिर, तुम कैसे बर्दाश्त करते हो? हाँ भैया मैं मर्द हूं। कौन कहता है मैं मर्द नहीं? ये हाथ, ये पांव। उसने जरा मजाक में हाथ अकड़ाए। देखिए खाता हूं, पीता हूं, देखिए कितना बड़ा मर्द हूं। शादी करके घर बसा लिया है। अब भगवान ने चाहा तो। पूरन, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे वो क्यों आए भला शर्म? शर्म की क्या बात है? सुनो, अब ये हद से ज्यादा बढ़ गई है। मैं महेश का आना जाना और शांता से मिलना पसंद नहीं करता। वो क्यों भैया? वो इसलिए कि शांता पाप की तरफ जा रही है। पाप की तरफ? आपका मतलब है वो महेश से प्रेम करती है इसलिए? किस वजह से कह रहे हो? कोई बात ही नहीं। अरूप हैरत से बोले, अगर वो महेश से प्रेम करती है तो भैया उसे कर लेने दो। सुना भैया, उसे करने दो। वो बेचैन होकर दोनों हाथ मलने लगा। पूरन, सुनो भैया, वो प्रेम करती है यही ना, करने दो। वो जोश से खड़ा हो गया। तुमने कभी प्रेम नहीं किया। तुमने कभी ऐसे प्रेम नहीं किया कि तुम उसमें भस्म हो गए हो। तुमने प्रेम किया कैसे? भाभी जी की प्रतिमा तुम्हारी गोद में लाकर डाल दी गई, तब तुमने प्रेम करना सीखा। और वो तुम्हारी स्त्री नहीं। बोलो, शांता तुम्हारी स्त्री नहीं। वो कुछ हार चले। पंडितों की अटरम शटरम से तो वो मेरी स्त्री है, मगर तो फिर तुम उसे रोको। अरूप समझते थे स्त्रियां भी साइकिलें हैं कि ब्रेक लगाओ तो रुक जाएंगी। क्या मैं रोकूं? नहीं भैया, उसे प्रेम नहीं दे सकता। फिर अगर वो प्रेम की भीख किसी दूसरे से मांगती है तो कैसे रोकूं? आज जैसे पूरन अपनी केंचली बदल रहा था। वो ठहर ठहर कर निहायत सुलझे हुए लहजे में वही कुछ बोल रहा था जो वो सोचा करता था। वो आराम करने के लिए कुर्सी पर लेट गया। तुम पागल हो गए हो पूरन? भैया ने गुस्से से कहा। आज नहीं, मुद्दत हुई मुझे पागल हुए। पूरन जैसे इंतकाम पर तुला हुआ था। तुम्हें खानदान की लाज भी प्यारी नहीं? मुझे तो भैया किसी किस्म की लाज और शर्म नहीं आती। न जाने कितने दिन हुए मेरी कुव्वत एहसास ही कुचल गई। मुझे अब कुछ नहीं प्यारा। वो तलखी से मुस्कुराया और खाली कैरम के तख्ते पर नाखून बजाने लगा। वो कनखियों से अरूप को देख लेता, जो चोट खाए हुए नाक की तरह कमरे में बेचैन टहल रहे थे। वो वैसे ही तख्ते पर गोटे जमाता रहा। उसे आज कुछ एहसास फतह से बेकली सी हो रही थी। वो अपने दुख का बदला कितने जुनून से ले रहा था और किस मासूमियत से। बाज वक्त चोट खाई चिड़िया भी शिकार खेल जाती है। शेर को फांसने के लिए बछड़े की कुर्बानी देना ही होती है। पूरन ने जान की बाजी लगाकर यह मैदान जीता था। बकरा तो जान से गया, मगर शेर बुरा फंसा था। लक्ष्मण ने उसी वक्त उसे खत ला कर दिया। पूरन ने उसे खोलकर रोशनी में देखने लगा। अगर अभी अभी आपको कोई खबर दे कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, बिल्कुल आज़ाद,
और आप प्रेसिडेंट चुने गए हैं, या अंग्रेज सुने कि सारी जर्मन फौज पर आसमान से सूरज का एक दहकता हुआ धम्मा गिर पड़ा और वो जलकर राख हो गए और हिटलर को कतई रीछ ने फाड़ खाया, तो उनका क्या हाल हो? बस वही हाल पूरन का हुआ। लेकिन वो इतना छिछोरा ना था, खामोशी से खत पढ़कर बोला, ये लीजिए। उसने खत अरूप के सामने डाल दिया और सिगरेट सुलगाने लगा। न जाने क्यों उसके हाथ लड़क रहे थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे किसी बड़े इम्तिहान का नतीजा देखकर दिलो दिमाग बेकाबू हो जाए। मैं जा रही हूं, मैं आपकी कोई भी नहीं, फिर भी शांता। अरूप के हाथ से कागज गिर पड़ा। पूरन को बुरा मालूम हुआ कि बीवी तो उसकी भागे और छक्के अरूप के छूटे। आखिर को वही हुआ, वो चली गई ना महेश। अरूप सर से पैर तक लरस गया। उनकी और उनकी बीवी की जो गत होगी उसे वही महसूस कर सकते थे। उन्होंने एक बार पूरन को देखा, उनके हाथ पैर और कमजोर हो गए। आन की आन में सारी कहानी फिल्मी जंजीर की तरह आंखों के सामने छन छन कर गुजरने लगी। वो पूरन का खिले फूल जैसा चेहरा, शरारत से तड़पती आंखें, जिन्हें देखने को वो अब तरस गए थे, उसे गौर से देखने लगे। ये वही था, उनका छोटा भाई पूरन, भाभी का लाडला देवर, अम्मा का मुंह चढ़ा सपूत और बच्चों का प्यारा चाचा। उस वक्त सड़ी बसी दवा का कड़वा घूंट बना पड़ा हुआ था। वो अगर बिगाड़ न दिया गया होता तो इतनी जिद वो अगर बिगाड़ ना दिया गया होता तो इतनी जिद उसमें कहाँ से आती? सच है, बचपने से ही उसे हर बात को मनवाने की आदत पड़ चुकी थी और यही वजह थी कि वो आसमान के तारों के लिए मचल गया। शांता अक्लमंद लड़की थी। आखिर वो क्यों खाक के तोदे में मोती ढूंढने की कोशिश करती? पूरन ने खामोशी को तोड़ा। वो अपनी जीत के एहसास को दबा रहा था। पूरन, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कह रहे हो? अरूप को खुद नहीं मालूम था कि वो और क्या कह सकता था। मर चुका। आपका पूरन तो कभी का मर चुका। अब इस मुर्दा पूरन की बारी है। भैया मन चाहे जो कुछ कह लो, रूह तो कभी की मर चुकी। ये मुर्दा मिट्टी हाजिर है। ये भी अगर किसी काम आ सके तो मौजूद है, मगर याद रहे भैया, ये जिस्म बिल्कुल खोखला है, नाम को भी दम नहीं। पूरन इंतकामन मुस्कुराया। मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह समझा पूरन, और तुम ऐसा कहते हो जैसे मैंने जानकर ही सब कुछ किया। मगर भैया ने कभी कोई शिकायत भी की हो? जो कुछ भी आपने किया खूब किया। घर की लाज के लिए एक मैं क्या 1000 पूरन कुर्बान है। ताने देना पूरन अब भी ना भूला था। पूरन, मेरे बच्चे, रिक्कत से उनका गला घुटने लगा। भैया इसमें रोने की क्या बात है? शुक्र कीजिए, खानदान तो जिल्लत से बच गया। हाँ, अब आपका बेटा जवान हो रहा है। भगवान करे वो मेरी जैसी भूल में ना पड़े। कितने ही दान पुण्य करो, ये भगवान की अकड़ नहीं जाती। उदयपुर से भवानी ने 12 राजों के सर मांगे थे। ये भगवान इतना भूखा क्यों रहता है? उसका पेट है कि दोज़ख जो भर ही नहीं चुकता। रोज हड़प करता है। हैजे के मारे, टीबी के चबाए हुए,
प्लेग के मसले, मगर उससे कुछ नहीं होता, उसकी लाव नहीं रुकती, उसको बदहजमी भी नहीं होती। अब राजा साहब बेचारे किसे छेड़ते थे? आखिर उन्होंने किसकी गाय मारी थी जो उनकी बहू भाग पड़ी? आखिर अरूप की मासूम बीवी ने क्या गुनाह किया था जो उसे 4 दिन भूखे रोते गुजर गए और अरूप की कनपटियों पर सफेद बाल फूट निकले? अरूप सर पकड़कर बैठ गए और सारा घर ही सर पकड़कर बैठने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होगा? अब अरूप की औलाद का क्या होगा? बहन के ससुराल में भी किस तरह सफाई से नाक कट गई। जितना जितना इस मरदूद नाक की सेवा करो ऐंठी ही जाती है, कीड़े पड़े हैं ऐसी नाक में। पूरन इंतकामन एकदम ज़्यादा बीमार हो गया। उसे दिन में कई दफ़ा खून आया और एक दफ़ा तो सभी शांता को भूलकर पूरन को मौत के पंजों में से छीनने लगे। माँ का माथा कई बार भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अरूप घर के सेनापति किले के बचाव में लग गए, मगर किला तो ढह जाने पर बेतरह तुला हुआ था। जब मैं छोटी सी थी तो मैंने सड़क के किनारे एक नन्हा सा पेड़ देखा। उसे अपनी क्यारी में लगाऊंगी। मैंने उसे पूरी ताकत से खींचा। नन्ही कमजोर जड़ें चीखीं, तना अकड़ गया, मगर मैंने उखेड़ ही लिया। जिद्दी जड़ें वहीं रह गईं। क्यारी में लगाकर मैं उसकी सेवा करने लगी। धर धर के पानी लोटे डाले, मगर वो तो सूख ही गया। बच्चे तो बच्चे, बाज़ वक्त अच्छे भले लोग सड़िया जाते हैं। पूरन के घर वाले भी जान तोड़ चुके थे, पूरन के घर वाले भी जड़ तोड़ चुके थे, मगर जिद तो देखो कि पेड़ फिर से लगाने और फल लाने के जतन कर रहे थे। कहते हैं एक पेड़ ऐसा होता है जो बगैर जड़ के ही लग जाता है, मगर पूरन तो बहुत ही आम किस्म का कच्चा पौधा था। लीजिए, किसी बूझ बुझक्कड़ को जड़ का भी ख्याल आ गया और वह नए सिरे से पेवन लगाने लगे। सबने समझा बुझाकर अरूप को गांव भेजा कि जाकर आशा को ले आए। आशा ने दर दर की ठोकरें खाने के बाद अपने ही गांव में पनाह ली। जब वो अपने टूटे फूटे घर में पहुंची तो उसका जी चाहा उसमें आग लगाकर जल मरे, लेकिन थोड़ी देर में गांव वालों को पता चल गया और उसकी सहेलियां हमजोलियां दौड़ पड़ी। उस पर सवालों की बौछार हो गई। उसे मालूम होता था वो कोई लंबा सा ख्वाब देखकर जागी है और जल्दी जल्दी उसे भूलने की कोशिश करने लगी। उसे पूरा का ख्याल आता, मगर उसी तरह जैसे बुलंद आसमान पर चिपके हुए मुनव्वर चांद का। चांदनी रातें उसकी आंखों में बुरी तरह खटकती। रामू की माँ के लाड फिर से शुरू हो गए और रामू भी बालों में चौगुना तेल डालकर छाती निकालकर चलने लगा। वो गौर से उसकी भद्दी अदाओं को देखती और फिर उसे पूरन का साफ सुथरा चेहरा नजर आता। वो बगैर तेल फुलेल के चमकते निखरते हुए बालों के गुच्छे, वो खुशबूदार उजले हाथ और खामोश इल्तिजाएं, और कहाँ ये अचार की शक्ल के चिपके हुए बाल, खुरदुरे बीड़ी की बू में बसे हाथ और नंगी नंगी ख्वाहिशें। लेकिन अगर मेंढकी बुलबुल से आंख लड़ाने लगे तो सब यही कहेंगे कि उसे शदीद जुकाम हो गया। पूरन की तबीयत खराब होती जाती है। अरूप ने उसे शांता और महेश का ड्रामा बताए बगैर कहा, माता जी अकेली हैं, तुम्हारी भाभी। वो शर्माए। बहू जी तो अच्छी हैं अरूप भैया, हाँ, मगर पूरन की तीमारदारी के लिए।
मुझे जाने में तो कुछ नहीं। रामू की माँ को जरा कम दिखाई देने लगा है। आशा बहाने कर रही थी। आखिर जब बहू जी मौजूद थी और दुनिया में नौकरों की कमी नहीं, तो फिर आखिर वो क्यों याद आई? आम खाए कोई और पात गिने आशा। बहू तो वो मैके गई हुई हैं। अच्छा, क्या कोई उम्मीद से आशा के दिल पर चोट लगी? हाँ, वो उनकी माँ बीमार हैं। अरूप सटपटाया। तुम घर चलो, सब मालूम हो जाएगा। आशा कुछ कहते कहते रुक गए। जब पूरन को मालूम हुआ कि आशा आ रही है तो वो चिल्ला उठा, भाभी तुम लोग कब तक मेरे संग खेल करते रहोगे? तुम मुझे चैन से मरने भी ना दोगे? वो बड़बड़ाया, लेकिन भाभी ने उसे ऐसे प्यार से देखा कि वो चुप हो गया। शाम को उसका बुखार और बढ़ गया। वो घबरा घबरा कर बर्राने लगा। कितनी आग है, लाल लाल। भाभी लाल पर्दा हटा दो, ये लाल फूल काटते हैं दिल को। चमकी से कहो मेरा सर घूम गया। इतनी जल्दी ना नाचे। उससे कहो मेरी दराज ना खोले। वो नहीं आएगी। वो क्यों आएगी? क्या मैं उसे खा जाऊंगा? वो आप ही आप मुस्कुराता। दुबली पतली लड़की से इतना काम ना लिया करें भाभी जी। माता जी से कहो उससे इतना काम ना लें। चुप हो जाओ पूरन, डॉक्टर कहता है इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। भाभी डर जाती। डॉक्टर तो उल्लू है, वो क्या जाने, पाजी कहीं का, मुझे बोलने नहीं देता। भाभी मुझे देखकर वो क्या कहेगी? उससे ना कह देना मैं बीमार हूं, सुना? वो क्या कहेगी? आशा आ गई है पूरन। पूरन के मुर्दा चेहरे पर शर्माने से सुर्खी दौड़ गई। भाभी उसे छेड़ रही थी। आज उसे आशा के ख्याल से कितनी प्यारी शर्म आ रही थी। मालूम होता था मरा हुआ जी हल्की हल्की गुदगुदियों से जी उठेगा। उसने एक बार अपने सूखे हुए हाथों को देखा, बदवज़ा हो गए थे, मगर ये पैर क्यों चिकने और तंदुरुस्त हो गए थे? उसने अपनी पतली पतली टांगों में ये तंदुरुस्त पैर बहुत बुरे लगे। उनकी तंदुरुस्ती किस कदर घिनौनी थी, पीली पीली पीप के रंग की। जब भाभी चली गई उसमें जान आ गई। ये भाभी बहुत शरीर थी। वो लड़खड़ाता हुआ घिसट कर आईने के पास पहुंचा, लेकिन उसके ऊपर जैसे छत टूट पड़ी। सूखा मारा कब्र का मुर्दा जैसे किसी दीवाने की लाश निकल खड़ी हो। वो शरारत जो आशा के ख्याल से उसके चेहरे पर नाच रही थी, मरघट की भुतनी की तरह उसे और भी भयानक दिखाई दे रही थी। वो गौर से कुदरत की उस कारीगरी को देखने लगा। डरते डरते उसने सूखी हुई कनपट्टियों और गर्दन की रगों को छुआ। मेज पर कितनी श्रृंगार की चीज़ें रखी थी, मगर एक भी तो उस मुर्दे को सजाने के लिए अच्छी न लगी। उसने कंगा उठाया, मगर वो बालों से न लड़ सका। बाल और भी ज़्यादा वहशी और घने हो गए थे। दरवाजे पर खटका हुआ। वो जल्दी से मुड़ा। आशा ने बमुश्किल उस भयानक मुजस्समे को देखकर खुद को रोका, लेकिन उसे लड़खड़ा देखकर जल्दी से लपकी। उन सूखे सूखे हाथों ने उसे भूखे दरिंदे की तरह जकड़ लिया और सूखी पसलियां खुट्टल छुरियों की तरह उसके सीने में छुपने लगीं। और सूखी पसलियां खुट्टल छुरियों की तरह उसके सीने में घुसने लगीं। वो एक बार अपनी सारी ताकत उसे संभालने में लगाकर पलंग के करीब ले गई। पूरन समझा वो उसे अलग कर रही है और वो वहशियों की तरह से भींचने लगा। ये वही पूरन तो था जिसकी उंगली भी अगर आशा से छू जाती तो उसके जिस्म में आग भड़क उठती थी और उस आग में वो तमतमा जाती थी। मगर आज जैसे कोई बर्फ के कोड़ों से उसके जिस्म को धुन रहा था। मगर आज वो सब कुछ भूलकर बेहयाई से उसे लिपट गई। नाज नखरों का वक्त बीत चुका था।
उसने उसके सूखे मरे हाथों को कलेजे से लगाया, उसके खाली ढोल जैसे सीने में मुंह धंसाकर उसमें गर्मी डालने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उस हड्डियों के पिंजर में इंजन चलना शुरू हुआ। दबी हुई घुटी घुटी गर्मी, एक खामोश शोर, आतिशफिशा पहाड़ के दामन में जैसे पिघली हुई आग चिंगाड़ती हुई जख्मी बिल्ली की तरह, और फिर जलजला जैसे झटके, और फिर जलजले जैसे झटके जिन्होंने तख्ता लौट देने का इरादा कर लिया। एक झटके के साथ निज़ाम दरहम बरहम हो गया और आग बह निकली। वो चौंक कर उठी, उसका सर घूम रहा था जैसे किसी ने बहुत सी चकछुरियाँ देकर उसे चटियल मैदान में छोड़ दिया। उसने सहारा लेने की कोशिश न की। जल्दी से उसने कमरे की कुंडी चढ़ाई और मेज़ पर से सीने पर मालिश करने की पूरी शीशी हलक में उंडेल ली। थूकती खांसती वो जल्दी जल्दी बिस्तर को दुरुस्त करने लगी। उसने सारी कुर्सियां और मेज़ें पलंग के चारों तरफ घसीट दी। फिर जल्दी जल्दी अलमारियों में से कपड़े निकाल निकाल कर उस पर फैला दिए। बीच की दरार से जो उसने हाथ डाला तो जैसे उसने सांप ने डस लिया। सूखे हुए सुर्ख फूल अब भी सफ़ेद कपड़ों में दबे रखे थे। उसने बड़े प्यार से एक पत्ती उठाई और उन्हें पूरन के सीने पर रख दिया। कोने से रात को धीमी रोशनी देने वाले लैंप उसने बड़े प्यार से एक एक पत्ती उठाई और उन्हें पूरन के सीने पर रख दिया। कोने से रात को धीमी रोशनी देने वाला लैंप उठाकर चारों तरफ तेल छिड़का और फिर एक नई दुल्हन की तरह सेज पर चढ़ गई। ओह, शर्म की तो फुर्सत भी न थी। उसे उस मुर्दा खून के लुआब से भी घिन न आई जो उसकी ठोड़ी पर बह आया था। कोई वह कलेजा कांटोदार नाखूनों से छील रहा था। हाथों की ताकत जा रही थी। उसने दिया सलाई लेकर चारों तरफ तेल में आग लगा दी और पूरन की आगोश में लेट गई। उन्हीं सूखे हुए पत्तों, उन्हीं सूखे हुए फूलों के पास जो उसके सीने पर लाले के तख्ते की तरह लहलहा रहे थे। तो ये थी नॉवेलेट जिद्दी की आखिरी किस्त। जल्दी अली सरदार जाफरी की किताब लखनऊ की 5 रातें सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।